मैं इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद हूँ और यहाँ के हवाले से मैं आपको शेंजन कंट्री से लेके यहाँ के पुर्तगाल के इमिग्रेशन के हवाले तक मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों के प्रोफाइल आ रहे थे जिसमें ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और हमारे वो लोग जो कि गल्फ़ में सऊदीया में मुकीम हैं। तो वो लोग जब वीज़ा शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तो उसमें वो क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके प्रोफाइल जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। मैंने जो लोग मुझे अपनी प्रोफाइल भेजते हैं उस हवाले से मैं पूरा चार्ट निकालता हूं कि क्या कहाँ क्या गलती हो रही है, तो उस हवाले से आपको आगाह करूंगा। दूसरा मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है पुर्तगाल में इमिग्रेशन खुली है और बहुत बड़ी तादाद में स्पेशली पाकिस्तानियों की जो यहाँ पुर्तगाल आ रही है, स्पेशली फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो उसकी थोड़ी सी डार्क साइड्स आपको बताऊँगा कि क्या किन लोगों को पुर्तगाल आना चाहिए और कौन लोग हैं जो यहाँ पे आने से गुरेज कर सकते हैं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। तो शेंजन वीज़ा जो ज़्यादातर मैंने देखा हमारे भाइयों को जो रिफ्यूज़ हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने ये देखी, क्योंकि यूट्यूब से आप लोगों ने जो मुझे चीज़ें देखी उसमें मैंने ये देखा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद थी और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी थी। कहाँ मुझे गलती लगी, वो सबसे बड़ी गलती का मैं जिक्र करता चलूँ कि एक भाई ने गल्फ़ से अप्लाई किया, कतर से शेंजन वीज़े के लिए, और वो बिलोंग करते थे इंडिया से। उन्होंने क्या किया, अपना जॉब लेटर लगाया, उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप दिखाई, लेकिन जो उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया तो उसमें उन्होंने क्या किया, एकदम तकरीबन 10,000 यूरो उसमें उन्होंने डाल दिए। उसमें उनके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, लेकिन एकदम डालने की वजह से उनको शक हुआ कि ये पैसा इसने किसी से बोरो किया है, इस वजह से उनका शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, जहाँ तक मुझे ये लगता है। और दूसरी गलती उन्होंने ये की कि जब शेंजन वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया तो अपनी सैलरी स्लिप जो उन्होंने लगाई, तो जो सैलरी स्लिप का उन्होंने अकाउंट था वो भी शो नहीं कराया। तो एम्बेसडर ने जब उनको रिफ्यूज़ल लेटर दिया है तो उसमें साफ तौर पर लिखा है उन्होंने ये बात में कि आपका ये जो पैसा आप हमें अपने अकाउंट में दिखा रहे हैं कि हमें पता है ये आपका पैसा नहीं है, आपने किसी से बोरो करके इसको अपने अकाउंट में शो किया है। दूसरा, आपकी जो सैलरी स्लिप का जो अकाउंट है आपने वो भी हमें नहीं दिखाया है कि हमें यहाँ से प्रूव हो सके कि आपका जो सैलरी का पैसा है वो आपके अकाउंट में आया। एक बहुत बड़ी गलती मुझे ये भी नज़र आई, जिन लोगों ने मुझसे अपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर शेयर किए तो उसमें मैंने ये देखा कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में उन लोगों ने साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि सर हम जो 10 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इस 10 दिन के अंदर हम वापस आएंगे और हम कसम खाने को तैयार हैं। और कुछ लोगों ने ये भी किया कि उस वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ उन्होंने एक एफिडेविट लगाया पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान का एफिडेविट कोई 100 रुपये वाले पेपर पे था और उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि हम हल्फ उठाते हैं और हम कसम खाने को तैयार हैं कि अपना जो हमारा ये टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर हम वापस आएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि याद रखें, एम्बेसडर्स जो हैं उनके कवानीन हैं, किसी भी एम्बेसी के एक लॉ होते हैं, उस लॉ के हिसाब से जो एम्बेसडर होता है वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है बेसिकली। अब वो उनको पूरा प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, उनको बाकायदा इस चीज़ की पढ़ाई कराई जाती है, साइंटिफिकली भी उनको चीज़ें समझाई जाती हैं। तो उसमें से हमारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आप उनको इंश्योर करा रहे हो एफिडेविट लगा के या बॉन्ड पेपर लगा के कि हम अपना ये ट्रिप कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान आएंगे। ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैंने काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू दिए हैं ब्रिटिश एम्बेसी में, मैंने अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू दिए हैं, मैंने जर्मन कॉन्सुलेट में इंटरव्यू दिए हैं, एक आध दफ़ा मेरा इटली एम्बेसी में भी इंटरव्यू हुआ है। तो जो मेरा इस पर तज़िया है वो ये है कि कभी भी आप अपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पे ये मत मेंशन करें, अपनी कसम मत खाएं। वहाँ एम्बेसडर को जो चीज़ नज़र आ रही होती है मेरे दोस्तों, वो सिर्फ ये है कि जो आप उसको पेपरों में दिखा रहे हैं, आप उसको साफ तौर पे एक एफिडेविट बना के कसम खा के ये बात बता रहे होते हैं कि हम वापस आएंगे। वहीं उसको शक हो जाता है कि इसके नियत में खोट है, और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जो एक मिसाल है वो उनको समझ में आती है और वो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। सिंपल वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लगाएँ, उसमें साफ तौर पे मेंशन करें कि मैं फ़ला इदारे से 10 से 15 साल 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा इस बार 15 दिन की छुट्टियाँ हैं और 15 दिन की छुट्टियाँ अवेल करने के लिए मैं 10 दिन किसी शेंजन कंट्री में, फ्रांस या जर्मनी में मैं जा रहा हूँ, और ये मैं ट्रिप ख़त्म करके वापस आके अपनी फैमिली को ज्वाइन करूँगा और अपने ऑफिस को ज्वाइन करूँगा। कतई तौर पे ये मत लिखें कि मैं एफिडेविट मत लगाएं, और किसी किस्म की कोई कसम खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना उनको वहाँ से शक होता है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। पास मैसेज आ रहे थे और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मुर्सा भाई हमें अभी रिसेंटली हमने वीज़ा अप्लाई किया तो एम्बेसडर ने हमें ये कह के इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया कि आपकी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है। तो हमें प्लीज़ बताएं ये स्ट्रॉन्ग टाइज़ होते क्या हैं कंट्री के साथ। तो चंद एक मैं बता देता हूँ, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइज़ है ये आपको वीज़ा लगाने में 100% मदद करेगा। आप सिंपल ये करें कि अगर आपके मिसाल के तौर पर 2 या 3 या 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, तो आप अपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में लिखें कि इस साल मैं अपनी वाइफ के साथ 8 दिन 10 दिन के लिए फ्रांस या जर्मनी जा रहा हूं, और हमारे पीछे हमारे बच्चे
रहेंगे, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और वापस आके हम अपने बच्चों को ज्वाइन करेंगे। जब आप अपने बच्चे छोड़ के जाते हो, और इन एम्बेसडर्स को पता है कि हम एशियन लोगों के स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं इस सिलसिले में कि अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो यकीनन, और बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो यकीनन हम वापस आके अपनी फैमिली को ज्वाइन करेंगे। एक और बहुत बड़ा रीज़न आपको बताऊं आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने का, कि रिसेंटली अभी एक भाई ने मुझे अपना प्रोफाइल भेजा, उसके माशाल्लाह काफ़ी ट्रैवल हिस्ट्री थी, काफ़ी वीज़े लगे हुए थे उसके, तकरीबन इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड तक का उसके पास वीज़ा था, ऑस्ट्रेलिया का उसके पास वीज़ा था जो कि एक्सपायर था। उसको अभी उसने अप्लाई किया रिसेंटली ऑस्ट्रिया के लिए, तो उसको वीज़ा रिफ्यूज़ किया। वो क्यों किया, जो मैं जहाँ तक मैं समझ सका हूँ उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि इन भाई ने क्या किया, जिस भी एजेंट से इन्होंने अपनी फ़ाइल सबमिट कराई थी, और आखिर में उस ट्रैवल एजेंट ने उनके साथ क्या किया कि जो उनकी इंश्योरेंस थी, जो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है, वो इन्होंने अपने कंप्यूटर से एडिट करके और वो फेक लगा दी। नॉर्मली हमारे जो जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो यही करते हैं कि वो फेक लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों इस गलती से बचें, हमेशा इसको वेरीफाई करें। वो ज़्यादा महंगी नहीं है, अगर आप फैमिली के साथ मियाँ बीवी अगर बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो 5 से 7 हज़ार रुपये में आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बन जाती है। इसको वेरीफाई करने का तरीका यही है कि आप सिंपल जिस भी कंपनी की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ली है अपने एजेंट के थ्रू, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपना प्रोसेस नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये अथेंटिक है भी या नहीं। क्योंकि अभी जो रिसेंट मेरे पास रिफ्यूज़ल आया है तो एम्बेसी ने साफ तौर पे बोला है कि हम आपके सारे केस से मुतमईन थे, बट आपने ये जो फेक डॉक्यूमेंट लगाया है इस वजह से हम आपको रिफ्यूज़ करते हैं। तो सम टाइम ये आपको रिफ्यूज़ल बताते भी नहीं है, जिस तरह स्पेन करता है 2, 10, 11 लगा के आपको रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन सम टाइम एम्बेसी जो है जब वो देखती है अच्छा प्रोफाइल है तो वो सम टाइम आपको रीज़न बताती है कि ये रीज़न था, हमने आपको वीज़ा रिफ्यूज़ किया। तो जब भी वीज़ा अप्लाई करने लगें, जब भी आप एजेंट से अपनी फ़ाइल तैयार कराते हैं तो एक दफ़ा घर में आके सुकून से अपनी स्पेलिंग, अपने नाम, अपनी हर चीज़ उसमें पढ़ें और अपना ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ट्रैवल एजेंट ने ये फ़ेक लगाया हो, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि रिफ्यूज़ल आ रहा है। कोई मसला नहीं है, 1 मिनट का काम है, लैपटॉप खोलें, अपने मोबाइल खोलें और उसमें वेबसाइट डाल के आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जी मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले जो मेरा दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ, पुर्तगाल के डार्क साइड के हवाले से। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि टूरिस्ट वीज़े पे जाके आप जहां आराम से बैठ जाएं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो। स्पेशली आपको बताता रहता हूं मैं कि स्वीडन ने तो अपनी पॉलिसीज़ और सख्त कर दी हैं, और वो जिनके वीज़े वैलिड हैं, वर्क भी, उनको भी वो आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं और उनको जाने का बोल रहे हैं। पुर्तगाल ऐसी जगह है यकीनन कि आप यहाँ पर आके अपने इमिग्रेशन का प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी डार्क साइड्स क्या है और आपको बताऊँ कि किन लोगों को यहाँ आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों याद रख लें, अगर आप फैमिली में अकेले यहाँ पे आ रहे हैं, आपके बीवी बच्चे पीछे हैं और आप यहाँ पर कोई स्किल आपके पास है नहीं, और आप यहाँ सोचते हैं कि यहाँ जॉब करके अपनी पूरी फैमिली को पीछे फीड कर देंगे, उनको खिला देंगे और अपने ख़र्चे भी यहाँ बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप लोग यकीन कर लें इस बात पर कि आप यहाँ से नाकाम होकर लौटने वाले हो। मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। अकेले हो, सिंगल हो तो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। आपको किसी को पीछे पैसे नहीं देने हैं, आप अपने यहाँ पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हो, और पुर्तगाल ऐसा कंट्री है जो आपको पेपर दे रहा है। बट एक गलती के बारे में और मैं आपको बताऊं जो हमारे लोग बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि पैसे उनके पास होते नहीं हैं, ठीक है ना, और पैसे ना होने की सूरत में वो क्या करते हैं, अपनी पूरी पूरी फैमिली को यहाँ पे ले आते हैं पुर्तगाल में। और मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो पूरी पूरी फैमिली को यहाँ ले आए, उसके बाद उनके जो बच्चे, आधे से ज़्यादा पैसे उनके होटल में निकल गए, जो बच्चे कुछ पैसे थे वो उन्होंने कहीं किसी के साथ रूम शेयर करके और सोचा कि यार चलो मैं काम ढूंढता रहूँगा, और 2-2, 3-3 महीने तक उनको काम नहीं मिला। पुर्तगाल बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था, ये बात ज़रूर बताइएगा कि जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, जैसे ट्रेडिंग हो गई, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, या आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ बड़े अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और बड़े अच्छे से यहाँ पासपोर्ट ले सकते हैं। आप लोगों के लिए ये कंट्री जन्नत है। बट वो लोग जो मेरे जैसे हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनको ज़बान भी बोलनी नहीं आती, ठीक है ना, उनके लिए 100% यहाँ पे मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ सकता है। और मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो करोड़ों रुपए पासपोर्ट तक मंगा के यहाँ खा चुके हैं। ना करें कि पाकिस्तान से आप भागकर यहाँ पर आते हैं फैमिली के साथ, फिर आपको यहाँ नौकरी नहीं मिलती, उसके बाद फिर आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और फिर बाद में मायूस होकर आप अपने घर को लौटते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन नशीन कर लें। अगर यहाँ आ रहे हैं तो प्रॉपर एक प्लान करें, कुछ काम सीख लें, बार बार बोलता हूँ मैं, कुछ काम सीख लें, कुछ लैंग्वेज का कोर्स यहाँ अपने कंट्री से सीख कर आएँ, ताकि मैंने आपको बताया कि नौकरी मिल जाती है, मगर आपको पुर्तगीज़ बोलनी आनी चाहिए कम से कम, अगर किसी पुर्तगीज़ के साथ काम करेंगे। दूसरा, एक और हकीकत से आगाह करूं आपको, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं
वो क्या करते हैं, जब उनको ज़बान नहीं आती, पैसे उनकी जेब में नहीं होते हैं, ज़ाहिर है घर का खर्चा उनको यहाँ चलाना होता है, 20 बच्चे वो साथ लाए हुए होते हैं, एक कमरा भी 5-5, 6-6, 100 यूरो का उनको मिल रहा है यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, वो किसी एशियन के पास काम करते हैं। हमारे एशियन लोग जो यहाँ पे वो हरकतें कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एक मिनिमम सैलरी जो है वो यहाँ पे 760 है, जो कम से कम है। और हमारे लोग के पास जब आप काम शुरू करते हो, कोई देसी का, हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश या किसी की देसी की शॉप हो गई, तो ये क्या करते हैं, आपको काम पे रख लेते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देते, आपके टैक्स भी नहीं भरते, और जो आपसे डील इनकी होती है 760 की, तो ये आपको 300-400 यूरो देते हैं, जिसमें आपकी फैमिली तो क्या, आपका पेट भरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो याद रख लें, अकल इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करें और दिमाग को यूज़ करते हुए सारे काम करें। कुछ ई कॉमर्स का काम सीख लें। अगर पुर्तगाल के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया ये पुर्तगाल ई कॉमर्स वालों के लिए जन्नत है। तो याद रख लें, कोई भी ऐसा काम ना करें कि पीछे आपकी प्रॉपर्टियां बिक जाएं, आप मुसीबत और परेशानी में आ जाएं और फिर यहाँ से आपको खाली हाथ लौटना पड़े। अभी रिसेंटली मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक वीडियो शेयर की, वो भाई यहाँ पुर्तगाल से तो नहीं है, वो कहीं और से मेरे ख्याल से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ कहीं घूमने आए हुए थे, तो उन्होंने पुर्तगाल के बारे में बड़े बैड वर्ड यूज़ किए इस हवाले से कि पुर्तगाल मत आना, यहाँ पे सिर्फ तबाही है। तो आप हिस्ट्री उठा लें कि जो लोग भी अक्लमंदी से यहाँ पर चले हैं और जो लोग भी अकल को इस्तेमाल करते हुए जिन्होंने यहाँ पे काम किए हैं, जो लोग स्पेशली ई कॉमर्स का काम करते हैं या जो अपने साथ 4 पैसे लेकर इस कंट्री में आए हैं कोई बिज़नेस करने के लिए, वो लोग कामयाब हुए। मिसालें आपके सामने हैं। अगर मैं अभी लूटन की बात कर लूँ बरतानिया में, तो मैं कोई 700-800 ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ इंग्लैंड में, जो लोग पुर्तगीज़ पासपोर्ट ले लेके वहाँ पे सेटल हुए हैं। स्वीडन की अगर बात कर लें तो मैं बहुत बड़ी तादाद में स्वीडन में लोगों को जानता हूँ, जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं वो सब पुर्तगीज़ पासपोर्ट लेके स्वीडन में सेट हुए हैं। तो यहाँ पे अगर ये सबसे अच्छा कंट्री है, अगर आपका यहाँ काम सेट हो जाता है, 4 पैसे आप लेकर आते हो, तो यहाँ आप सर्वाइव कर जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं यहाँ मजदूरी कर लूँगा, अपने बेगम बच्चों का पेट पाल लूँगा, जो होगा देखा जाएगा, तो आपके पीछे जो प्रॉपर्टियाँ आपकी बची हैं ये पुर्तगाल वो भी खा जाएगा। ये जालिम मुल्क उन लोगों के लिए है जिनको कोई स्किल नहीं आती, जिनको ज़बान नहीं आती, जो कुछ नहीं कर सकते, उनका दिमाग भी बिल्कुल ठस है। क्योंकि जो मैंने यहाँ देखा कि जिनको ज़बान भी नहीं आती थी, जिनको बोलना भी नहीं आता था, पैसे भी नहीं थे, बट वो तेज़ थे, वो किसी ना किसी तरीके से अपना सर्वाइवल करके यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड लेके अपने बच्चों को भी बुलाने में कामयाब हो गए। आपको बताया कि हर चीज़ का जो निचोड़ है वो पैसा है। मैं कई सारी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, मैंने अपने इंटरव्यू भी लिए हैं उन फैमिलीज़ के साथ कि उनके पास, वो दुबई में सेटल थे, उनके पास माशाल्लाह पैसा था, तो उनके हस्बैंड ने यहाँ पे उनको डायरेक्ट वहीं से बैठे बैठे घर दिलाया और माशाल्लाह उनको सुकून से शिफ्ट किया और वो वापस भी चले गए, अपना वहाँ काम संभाल रहे हैं। यस, ये भी आप कर सकते हैं अगर आप दुबई, गल्फ, बहरीन में कहीं भी बैठे हैं, इवन आप पाकिस्तान में भी हैं और आपकी जॉब बहुत अच्छी है वहाँ पर और आप चाहते हैं कि यार साइड में मुझे एक यूरोप का पासपोर्ट मिल जाए, नेशनलिटी मिल जाए, मेरे बेगम बच्चे अच्छी जगह रहें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को यहाँ लाकर एक अच्छा घर दिलाकर कंट्री साइड पे उनका स्कूल में एडमिशन करा के उनके बैंक अकाउंट खुल जाते हैं, उसके बाद आप उनको वहाँ से पैसे भी भेज सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले मेरे दोस्तों यहाँ पे, इनकी वाइफ और वो ख़ुद भी ई कॉमर्स का काम कर रहे थे और माशाल्लाह यहाँ मर्सिडीज़ गाड़ी है उनके पास, दे आर डूइंग वेरी वेल और बहुत अच्छी तरह वो लोग सेटल हुए। तो किसी भी कंट्री को बुरा बोलना, जो अभी रिसेंटली मुझे आवाज़ आई है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आए, विज़िट किए हैं, उन्होंने कंट्री को बुरा बोला है बहुत, तो ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए ये कंट्री बहुत अच्छा रहा है। अगर गलती है तो वो आपकी ख़ुद की है कि आपको कोई स्किल नहीं आती, आपको ज़बान नहीं आती, आपको काम नहीं आता, आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, आप गरीब हो, उसके बाद आप आके यहाँ पे फंस जाते हो एशियन शॉपों पे और उनसे काम मांगते हो और फिर वो आपको 750 की जगह 760 की जगह आपको 300 यूरो देते हैं। ये उन लोगों के लिए परेशानी बहुत। ठीक है, फिर मेरे दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें। आज हवा भी माशाल्लाह बड़ी ठंडी है और मैंने कहा चलेंगे थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूँ पुर्तगाल के हवाले से कि ये बुरा कंट्री नहीं है, कंट्री बहुत अच्छा है, गलती जो है वो हम लोगों में। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।